सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पढ़ो मजे से को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट स्टडी टिप्स वीडियोस एंड मैथ्स ट्रिक्स वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। स्वागत है दोस्तों आपका हमारा YouTube चैनल पढ़ो मजे से पर। कल हमने चैप्टर नंबर सेकंड में जिसकी हेडिंग थी प्राणियों में पोषण, उसका पार्ट 1 का अध्ययन कर लिया था, जिसमें हमने जाना था कि किस प्रकार जंतुओं में पोषण जो होता है वह पादपों से अलग तरीके से होता है और जंतुओं में कौन कौन से पार्ट जो होते हैं वो भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। उसमें हमने भोजन का पाचन पढ़ना शुरू कर दिया था और हमने जाना था कि सबसे पहले हम जो भोजन है वह हमारे मुख में लेते हैं और मुख के बाद जो भोजन है वह जाता है ईसोफेगस में, यानी कि ग्रसिका में। और ग्रसिका में हमने देखा था कि भोजन जो है कौन सी गति के कारण हम नीचे की ओर जाता रहता है, संकुचन की गति के कारण। हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, आहार नाल होती है, उसमें निरंतर संकुचन की क्रिया होती रहती है, जिसके द्वारा हमारे द्वारा अंतर्ग्रहित किया हुआ भोजन नीचे आमाशय तक पहुंचता है। तो ईसोफेगस से भोजन जो होता है आमाशय में जाता है। अब आज हम पढ़ेंगे आमाशय की स्ट्रक्चर और इससे आगे का चैप्टर। आमाशय जो होता है इसकी जो संरचना होती है वह एक थैली के जैसी होती है और इसका जो आकार होता है वह चपटा होता है और यू की आकृति का होता है। यह आमाशय जो होता है यह हमारी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा भाग है और इसको जो भोजन जो होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है, ईसोफेगस से। और फिर आमाशय का जो दूसरा सिरा होता है वह हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। आमाशय में क्या होता है बच्चों, एक तो श्लेष्मिक स्तर होता है और इसमें एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है उसका स्त्रावण किया जाता है। तो श्लेष्मिक स्तर जो होता है यह क्या काम करता है, यह जो आमाशय की भित्ति जो होती है यानी दीवार जो होती है उसकी ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा करता है। तभी तो देखिए जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ये हमारे भोजन का तो पाचन कर देता है और इसमें इतना पावर होता है कि हमारे आमाशय का भी पाचन कर सकता है। लेकिन आमाशय को इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बचाने के लिए ही हमारे आमाशय में जो है श्लेष्मिक स्तर का जो है आवरण पाया जाता है। और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है इसका कार्य क्या होता है, यह एक तो जब हम भोजन करते हैं तो उसके साथ ही कुछ जीवाणु जो होते हैं हमारे भोजन के साथ अंदर पहुंच जाते हैं, तो उन जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल काम में आता है। और दूसरा ये क्या होता है कि भोजन के पाचन के लिए अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। और आमाशय में क्या होता है, एक जो होता है जो पाचक रस होते हैं वो स्त्रावित किए जाते हैं, जिससे प्रोटीन जो होता है वह अपने सरल पदार्थों में विघटित हो जाता है। देखो बच्चों, हमने पाचन के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि पाचन होता क्या है, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना। तो प्रोटीन जो होता है वह अपने सरल पदार्थों में आमाशय में ही विघटित हो जाता है। और किसके द्वारा होता है, जो पाचक रस आमाशय के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। आमाशय के द्वारा अब जो भोजन होता है वह किसमें प्रवेश करता है, क्षुद्रांत्र यानी छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये जो छोटी आंत होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसकी लंबाई कितनी होती है, 7.5 मीटर। हाँ हाँ, आप आश्चर्यचकित मत होइए, जो छोटी आंत होती है इसकी लंबाई 7.5 मीटर होती है और यह अत्यधिक कुंडलित होती है, तभी तो हमारे पेट के अंदर आ सकती है। ये अगर कुंडलित नहीं हो और बिल्कुल स्ट्रेट हो, सीधी हो, तो कैसे आ पाएगी। इसलिए बहुत कुंडलित होती है और इसीलिए हमारे पेट में इसको स्थान मिल पाता है। इसको छोटी आंत क्यों बोलते हैं, आप सोचते हो इतनी बड़ी होती है इसकी लंबाई और फिर भी इसको छोटी बोला जाता है, क्योंकि एक तो ये छोटी आंत होती है और छोटी आंत के बाद जो आती है बड़ी आंत आती है। तो इनको छोटा और बड़ा कहने का आधार क्या है, छोटा इसको इस आधार पर कहा जाता है कि इसकी चौड़ाई जो होती है वह बड़ी आंत से कम होती है। तो चौड़ाई के आधार पर इसको छोटी आंत बोला जाता है, लंबाई के आधार पर नहीं बोला जाता। ये आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये 7.5 मीटर लंबी होती है और यह यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। यानी इसको जो सिक्रेशन जो होते हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, यकृत यानी लीवर से और अग्नाशय यानी पेनक्रियाज से। इसके अतिरिक्त इसकी जो वॉल होती है उससे भी कुछ प्रकार के
पाचक एंजाइम जो होते हैं, कुछ रस जो होते हैं वो स्रावित किए जाते हैं। तो देखिए, छोटी आंत के पास ही हमारे पेट में राइट साइड की ओर एक लाल और भूरे रंग की ग्रंथि होती है, जिसे कि यकृत कहते हैं। यकृत को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? लीवर बोलते हैं। तो ये जो लीवर होती है, यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और इसका कार्य क्या होता है? यह पित्त रस का स्त्रावण करती है। पित्त रस यानी बाइल जूस, और जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है, और उसे क्या बोलते हैं? पित्ताशय कहते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि पित्त रस जो होता है उसका निर्माण कहाँ होता है? निर्माण तो होता है यकृत में, और फिर ये इकट्ठा कहाँ होता है? इकट्ठा होता है पित्ताशय के अंदर। ठीक है, ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि पित्त रस स्रावित कौन करता है और इसको संग्रहित कौन करता है। तो आप इसको ध्यान में रखिए। पित्त रस जो होता है उसका काम क्या होता है? वह वसा का पाचन करता है। ठीक है, फिर हमारी जो छोटी आंत होती है, इसी के पास में आमाशय के ठीक नीचे एक और बड़ी ग्रंथि होती है, जिसका नाम है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि जो होती है, ये हल्के पीले रंग की होती है, और यह क्या करती है? अग्नाशय रस जो होता है वह स्त्रावित करती है, जिसका कार्य क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन पर क्रिया करना होता है। और अग्नाशय रस जो होता है, ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा भोजन जो होता है, अब जो छोटी आंत होती है इसके निचले भाग में पहुंचता है, जहां आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। ठीक है, अब इसमें पाचन जो होता है वह कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरीके से जटिल वसा जो थी वह वसा अम्ल में और ग्लिसरॉल में चेंज हो जाती है, और जो प्रोटीन होता है वह एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अब जो पचा हुआ भोजन जो होता है वह किसमें प्रवेश करता है? बड़ी आंत में प्रवेश करता है। बड़ी आंत में प्रवेश करता है, उससे पहले कुछ ये जो भोजन का अवशोषण का कार्य जो होता है वह हमारी छोटी आंत में ही हो जाता है। उसके लिए छोटी आंत जो होती है, इसमें कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें कि दीर्घरोम कहते हैं, या फिर इन्हें रसांकुर कहते हैं। इनकी संरचना कैसी होती है? उंगली नुमा होती है। इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है कि ये जो होते हैं भोजन को अवशोषण के लिए क्षेत्र बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है, और ये जो दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा ये रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। तो देखिए, हमने देखा कि छोटी आंत में हमारा भोजन जो होता है उसका पाचन हो जाता है, उसके पाचन के बाद उसका अवशोषण भी तो होना चाहिए। तो अवशोषण के लिए ही हमारी छोटी आंत में दीर्घरोम या रसांकुर पाए जाते हैं, और ये रसांकुर जो होते हैं भोजन के अवशोषण के लिए उसके तल क्षेत्र को जो होता है बढ़ा देते हैं, जिससे कि भोजन का अवशोषण हो जाता है। और ये अवशोषित जो पदार्थ होते हैं, ये हमारी रुधिर वाहिकाओं के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों के में पहुंच जाते हैं, जहां पर ये रुधिर वाहिकाएं, हाँ, इस जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। तो इसी प्रक्रम को क्या कहते हैं? स्वांगीकरण। स्वांगीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं। तो कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन जो होता है किसमें हो जाता है? फिर सबसे पहले देखिए, कार्बोहाइड्रेट होता है, फिर कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा में टूट जाता है और ग्लूकोज बना लेता है। अब यहाँ पर क्या होता है? ग्लूकोज जो होता है उसका भी विघटन हो जाता है, और ग्लूकोज के विघटन के द्वारा क्या बनती है? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विघटित हो जाता है, और ऊर्जा जो होती है मुक्त होती है। अब भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता है और अवशोषण नहीं होता है, वह कहाँ भेज दिया जाता है? बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। और हमने पहले ही जान लिया था कि बड़ी आंत जो होती है वह लंबाई में छोटी आंत की तुलना में कम लंबी होती है। तो देखिए, उसकी जो लंबाई थी वो कितनी थी? 7.5 मीटर थी। और जो बड़ी आंत होती है इसकी लंबाई कितनी होती है? 1.5 मीटर लंबी होती है। और इसका मुख्य कार्य क्या है? कि जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना होता है, क्योंकि भोजन का पाचन और अवशोषण जो होता है वह छोटी आंत में हो चुका है।
अब जो भोजन पचा हुआ इसमें आया है, उसमें सिर्फ जल और कुछ लवणों का अवशोषण बड़ी आंत में होता है, और जो अपचित जो पदार्थ होता है उसको रेक्टम में यहाँ से भेज दिया जाता है। ठीक है, जहां से फिर इस वेस्ट मटेरियल को हमारे शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। अब देखिए कुछ विशेष प्रकार का पाचन देखते हैं हम। घास खाने वाले जंतुओं में पाचन, आपने देखा होगा कि गाय है, भैंस है, ये सब क्या करते हैं, खाना खा लेते हैं और उसके बाद भी इनका मुंह जो होता है लगातार चलता रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए बच्चों, ये जो जानवर जो होते हैं ये भोजन को एक साथ निगल लेते हैं, और निगलने के बाद ये क्या करते हैं, अपने भोजन को अपने आमाशय में इकट्ठा कर लेते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, इन जंतुओं का जो आमाशय होता है उसे क्या कहते हैं, रूमेन कहते हैं। ठीक है, और इनका आमाशय जो होता है वो 4 भागों में बटा होता है, और ये जो बार बार अपने मुंह को चलाते रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, जुगाली करना बोलते हैं, ये आपको मालूम है। तो ये जो भोजन एक साथ ही अपने आमाशय में इकट्ठा कर लेते हैं, ये पचता नहीं है। इसको इकट्ठा करने के पश्चात ये थोड़ा थोड़ा जो भोजन होता है वापस अपने मुंह में पिंडकों के रूप में ले आते हैं और उसे चबाते रहते हैं। इसी प्रक्रम को क्या कहते हैं, जुगाली करना कहते हैं। और ऐसे जंतु क्या कहलाते हैं, रूमिनेंट कहलाते हैं, जिनमें क्या पाया जाता है, रूमेन पाया जाता है, उनको रूमिनेंट कहते हैं। अब घास में जो होता है सेलुलोज जो होता है वो प्रचुर मात्रा में होता है। तो सेलुलोज जो होता है ये क्या होता है, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, या वसा है, किसका उत्पाद है ये? तो सेलुलोज जो होता है बच्चों, ये कार्बोहाइड्रेट होता है। तो बहुत से जंतु और मानव ऐसे होते हैं जिनमें सेलुलोज का पाचन नहीं हो पाता है। सेलुलोज का पाचन सिर्फ रूमिनेंट जो होते हैं उन्हीं में हो पाता है। क्यों? इसका भी एक कारण है। देखिए रूमिनेंट जो होते हैं एनिमल, इनकी जो बड़ी आंत और छोटी आंत होती है उनके बीच में एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं, अंधनाल कहते हैं। और ये जो अंधनाल होती है इसमें कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं, और इन्हीं जीवाणुओं के द्वारा सेलुलोज का पाचन किया जाता है, जो कि मनुष्यों में और अन्य जंतुओं में नहीं पाए जाती। इसीलिए सेलुलोज का पाचन जो होता है सिर्फ इन एनिमल्स में ही हो पाता है, मनुष्य सेलुलोज का पाचन जो होता है नहीं कर सकता है। अब देखिए, अब तक आपने उन जंतुओं के विषय में पढ़ा जिनमें पाचन तंत्र पाया जाता है, परंतु ऐसे बहुत से सूक्ष्म प्राणी हैं जिनमें न तो मुख होता है और न ही पाचन तंत्र, फिर भी किस प्रकार भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन करते हैं, ये अभी हम देखते हैं कि इनमें जो है भोजन को ग्रहण करने की एक रोचक विधि पाई जाती है। तो ये हम एक उदाहरण अमीबा के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। देखो अमीबा जो होता है बच्चों, ये एक कोशिकीय जीव होता है जो कि जलाशय में पाया जाता है। तो अमीबा की कोशिका में क्या क्या होता है, एक तो कोशिका झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, और एक न्यूक्लियस होता है, और थोड़ा सा क्या होता है सेल में, फिर साइटोप्लाज्म में बुलबुले के समान इनमें क्या होती है, अनेक धानियां होती है, जो कि देखिए आपकी बुक में जो चित्र दिखाया गया है इसमें एक खाद्य धानियां दिखाई गई है। और जो अमीबा में ये प्रवर्ध निकले रहते हैं इनको पद्मा पादाब या फिर सूडोपोडिया कहा जाता है। तो अमीबा जो होता है वह निरंतर अपनी आकृति जो होती है बदलता रहता है, और यह एक अथवा अधिक अंगुली के समान इनमें प्रवर्ग निकलते हैं, जिनको क्या कहते हैं, पादाब कहते हैं। इन्हीं की गति, ये जो पादाब होते हैं इनके द्वारा अमीबा क्या करता है, गति करता है, और भोजन को पकड़ने में सहायता मिलती है अमीबा को इन पादाब से। तो अमीबा को जब भूख का एहसास होता है तो क्या करता है, यह अपना खाद्य कण जो होते हैं उनके चारों तरफ अपने पादाब को विकसित करके उसे निगल लेता है, और खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। तो खाद्य धानी में ही क्या होता है कि पाचक तत्व स्रावित होते हैं, और ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें तरल पदार्थों में बदल देते हैं, और जो पचा हुआ खाद्य पदार्थ जो होता है वह धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषण के पश्चात अमीबा की वृद्धि, रखरखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं इन खाद्य पदार्थों का।
और जो बिना पचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको खाद्य धानी के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो बच्चों, आज हमने जंतुओं में पाचन को समझा है। ठीक है, अगर आपको इससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के द्वारा हमें पूछिए, उसका आंसर आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर जरूर मिलेगा। ठीक है बच्चों, बाय। सो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और भी नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू।